हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एसके यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के फिजिक्स की सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग चौथे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत। इनमें हम क्या किए हैं कि पार्ट बाय पार्ट करके आपको बहुत सारे टॉपिक हुए, जिन टॉपिक का आपका वीडियो अपलोड करके डाल दिया गया है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बच गए, उसको हम आज लगभग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, शायद हो जानी चाहिए। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं बचे हुए टॉपिक पर। क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा जाता है क्लास 10th में, उन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का जो मूल क्वेश्चन है वो है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव क्या है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 नंबर का। यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर में डाले तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का आपका व्यंजक पूछ दिया जाता है सिद्ध करने के लिए। ये व्यंजक क्या पूछा जाएगा, यानी Q बराबर H बराबर I स्क्वायर RT। ये हमारे मुखारबिंद से Q बोला गया क्योंकि Q और H दोनों का एक रिलेशन है जो आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। आज फिर बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव क्या है। तो जब विद्युत धारा को किसी चालक से गुजारते हैं ना, कोई भी चालक, जब बोल रहे थे चालक का मतलब कोई वायर समझ लीजिए, यानी जिससे होकर के करंट प्रोड्यूस होता है। तो किसी चालक से होकर के गुजारते तो चालक गर्म हो जाते हैं, यानी जिस होकर के आप करंट प्रवाहित करते हैं वो चीज़ क्या होता है, आपका गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करती है। यही प्रभाव विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाती है। जैसे बिजली अगर पोल पर देखिएगा, जो एल्युमिनियम का वायर होता है उससे मान लीजिए करंट जाता है, ठीक है। लेकिन कोई मान लीजिए कंडक्टर, यानी हम या आप कोई उसको छुइएगा तो धुआं गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अर्थात वो ऑलरेडी गर्म होता है और सामने वाले को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। कहने का सेंस, जब विद्युत धारा किसी चालक से गुजरती है, किसी भी कंडक्टर से गुजरती है, तो वो अपने आप में हीटिंग सिचुएशन में रहता है, यानी गर्म हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करती है। यही प्रभाव आपको क्या कहलाएगा, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इनको आप आसानी से समझ गए होंगे। लेकिन हम लोग को व्यंजक मूल रूप से पूछा जाता है ज़्यादातर, और यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं। तो विद्युत धारा के व्यंजक के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि हम एक सेल लगाएं, बैटरी है ये अपना, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और 2 बिंदु लिए हैं, जिसमें एक है आपका P और एक है आपका Q। यहाँ से V वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है। तो इनके लिए ड्राइंग तो आपको बनाना ही पड़ेगा। माना कि परिपथ में 2 बिंदु, जो बात मैंने बोला वही यहाँ पे लिख दिए हैं और आप लिख सकते हैं। माना कि 2 बिंदु P और Q के बीच क्या क्या हो रहा है, तो P और Q के बीच विभवांतर क्या है, V है, तो V वोल्ट आपका विभवांतर है। वहीं प्रतिरोध क्या है, R है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया आपको, R है। और धारा क्या प्रवाहित हो रहा है, यही धारा I जा रहा है ना, आगे जा करके यही धारा, तो I नीचे आ रहा है ना, तो धारा I है। तथा T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। हम लोग ये भी पीछे भी डिफिनेशन ये पढ़े थे कि ऐसा समय जिसमें Q आवेश प्रवाहित हो, वही तो आपका क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। तो T समय में क्या, कौन सा चार्ज प्रवाहित हो रहा है, Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। ओम के नियम हम लोग पढ़े हैं कि ओम का नियम से V जो होता है वोल्टेज, वो किसके बराबर होता है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के, अर्थात V बराबर IR होता है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा आवेश। कार्य बट्टा आवेश यानी V बराबर हम बोल सकते हैं कि W बट्टा Q होता है। कुनवा कुनवी से अगर गुना कर दिया जाए तो W को अगर 1 से गुना कीजिएगा, ये T नहीं है बाबू, बट्टा में हमने 1 दिया है, तो W को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो W का ही W, और V को Q से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका VQ। ये 2 बात खाली ध्यान में रखना है आपको व्यंजक प्राप्त करते समय, यानी V बराबर क्या है, IR, और W को 1 से गुना करेंगे W, V को Q से गुना करेंगे तो VQ हो जाएगा। समीकरण जो ये फर्स्ट से हम V का मान यहाँ पुट करेंगे। समीकरण फर्स्ट में V का मान है क्या, IR, तो जहाँ पे V है वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, IR, और Q का Q दे दिए। एक चीज़ और हम लोग अभी ये बताए थे कि Q समय में है ना, जितनी धारा प्रवाहित हो, यानी Q बराबर IT फॉर्मूला होता है, तो Q की जगह क्या दे दिए, IT। अब यहाँ पर Q की जगह आपको IT पुट करना होगा इस समीकरण में, अर्थात W बराबर IR तो ऑलरेडी है, और जहाँ पे आपका Q है, इस Q के जगह हम Q का ये वैल्यू पुट कर देंगे जिसका नाम है IT, जिसको हम कोष्ट में दर्शाए हैं। I को जब I से गुना कीजिएगा तो समान बेस रहने पर पावर जुट जाएगा, यानी I का गुना हो जाएगा I स्क्वायर,
वहीं आर का आर हो जाएगा और टी का टी हो जाएगा। तो W बराबर हो गया आई स्क्वायर आर टी। हालांकि सर W बराबर आई स्क्वायर आर टी तो यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ H बराबर आई स्क्वायर आर टी लिखा है। तो याद रखिएगा यही बात तो यहाँ लिखे हैं। इस प्रकार परिपथ में किया गया जो कार्य होता है ना W, वो किसके बराबर होता है, उसमें ऊर्जा के बराबर होता है। और उसमें ऊर्जा को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, H से बोले तो हीट नहीं। तो जहाँ पे W है वहाँ पे हम H लिख सकते हैं, अर्थात W का व्यंजक आई स्क्वायर आर टी आया तो हम कह सकते हैं H बराबर भी आई स्क्वायर आर टी है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। ऐसे ही हम छोटे छोटे और पॉइंट को डील करेंगे। लिखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये है अपना अगला क्वेश्चन कि जूल का ऊष्मीय नियम क्या है। इसी के प्रयोग से हम विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय व्यंजक प्राप्त किए थे। तो जूल के ऊष्मीय नियम को समझिएगा कि जूल का ऊष्मीय नियम यह बताता है कि किसी प्रतिरोधक से विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा प्रतिरोधक में प्रवाहित जो प्रतिरोधक का प्रतिरोध और प्रवाहित धारा के वर्ग बोले तो आई स्क्वायर और समय के गुणनफल के समानुपाती है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो डिफिनीशन ऐसे ही याद हो जाएगा। कैसे, फिर से जूल का ऊष्मीय नियम, ऊष्मा को यहाँ पे हम Q से इंडिकेट किया है क्योंकि Q और H दोनों हम आपको पैरेलल मतलब बराबर बताए हैं। तो Q जो है उस प्रतिरोधक धारा के वर्ग और समय के गुणनफल के क्या होता है आपका बराबर होता है, समानुपाती होता है। एक बार फिर से बता दिया जाए सर, जूल का ऊष्मीय नियम यह बताता है कि किसी प्रतिरोधक से विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा जो होगी वो क्या होगा, प्रतिरोधक के प्रतिरोध बोले तो R, प्रवाहित धारा के वर्ग यानी आई स्क्वायर और समय t के गुणनफल के क्या है समानुपाती, अर्थात Q बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा क्या है। विद्युत ऊर्जा का डिफिनीशन है कि यह एक प्रकार का ऊर्जा है जो आवेशित कण माने आवेश क्या चीज़ का प्रवाह बताता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को। तो आवेशित कणों के प्रवाह से उत्पन्न होता है कौन विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा को हम यहाँ पे इंडिकेट किए हैं W से। W बराबर हो गया VQ, ठीक है। वहीं याद रखना है आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है, क्योंकि इसका डिफाइंड जूल नामक विद्वान ने ही किया था। और विद्युत ऊर्जा का जब आपसे व्यावसायिक मात्रक पूछे तो व्यावसायिक मात्रक कन्वर्ट हो जाएगा किलोवाट घंटा। क्या याद रखना है अपने लोग को, किलोवाट घंटा होता है व्यावसायिक मात्रक में। अर्थात 1 किलोवाट घंटा कितना होगा, 10 की पावर 3 WH कह सकते हैं, वाट घंटा कह सकते हैं। क्योंकि किलो को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 की पावर 3 में, इसलिए यहाँ पर हमको किलो लिखना मतलब उचित नहीं समझा जाए, ठीक है ना। सिर्फ WH लिखना पड़ेगा जब आप 10 की पावर 3 दे देते हैं। तो 10 की पावर 3 का मतलब हो गया किलो। नेक्स्ट है, आजकल उपभोक्ताओं का उपयुक्त विद्युत ऊर्जा होता है। अभी जो मॉडर्न युग आए हैं, इस समय में जो आपका बिजली बिल जाती है वह आपका जो पाठ्यांक होता है BOT यूनिट में ही प्राप्त होता है। ये BOT यूनिट क्या है, तो 10th क्लास में BOT का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। BOT का मतलब हो गया बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और आपको एग्जाम में पूछा जाएगा एक BOT कितना होता है, तो एक BOT माने 1 किलोवाट घंटा होता है। जब आप इसको जूल में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल होगा, 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल होगा, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन आपका है कि विद्युत शक्ति क्या है। तो किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ठीक है, उसे हम विद्युत क्या कहेंगे, शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका, वाट होता है। इनको याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग शक्ति इंग्लिश में पावर कहते हैं, इस वजह से हम विद्युत शक्ति को क्या चीज़ से इंडिकेट करेंगे, सूचित करेंगे, P से। और P बराबर होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दर का मतलब समय होता है ना। तो जिस समय से हम वर्क में अगर भाग दे दे, P बराबर W/T, और W का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, यहीं से क्या होता है I स्क्वायर RT। W की जगह I स्क्वायर RT दे दीजिए, T से T कट जाएगा तो शक्ति का फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर R। एक बड़ी प्रचलित है विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक कभी पूछ लिया जाता है, क्या होता है। तो व्यवहारिक मात्रक में खासकर अश्व शक्ति आता है, जिसको हम हॉर्स पावर कहते हैं। और 1 हॉर्स पावर का वैल्यू कितना होता है, 746 वाट होता है। इनको थोड़ा याद रखिएगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको क्लास 10th में 2 नंबर का और
3 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। अभी तो मैक्सिमम ट्रेंडिंग समझिए 2-2 नंबर का ज़्यादा डाल रहा है, और कुछ क्वेश्चन है जो आपको 6 नंबर या 5 नंबर में डाला जाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट से डैश को से पढ़िएगा 100 वाट अंकित होने का क्या अर्थ है। आपको अर्थ पूछा है, हम अर्थ भी आपको बताएंगे और इसका न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लिया जाए तो न्यूमेरिकल भी आपको बता देंगे कि इसमें क्या क्या निकालना है। समझिए, इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि 220 वोल्ट यानी विभवांतर पर उस बल्ब द्वारा प्रति सेकंड कितना जूल यानी 100 जूल विद्युत ऊर्जा उपभोग हो रहा है। बोले तो अगर बल्ब जल रहा है तो क्या हो रहा है, 100 जूल ऊर्जा आपका खत्म हो रहा है, खर्च हो रहा है। अर्थात उस बल्ब का शक्ति हम कितना मानेंगे, इसमें 100 वाट मानेंगे। इसके अलावा इस बल्ब में प्रवाहित होने वाले हम विद्युत धारा के साथ साथ बल्ब के प्रतिरोध को भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं P बराबर होता है VI, जहां आपको P यानी शक्ति का वैल्यू कितना दे दिया है 100 वाट, वहीं V का वैल्यू 220 वोल्ट आपको दे दिया है। पुट कर दीजिए, जहां पे P है P के जगह हमने 100 मान रख दिया और V का वैल्यू कितना दे दिए हैं 220। अगर कुनमा कुनमी से गुना किया जाए तो हम स्पेशल I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 220 गुना वाला डाटा कहाँ चला आएगा 100 के भाग में। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं 100/220। काटिए, 0 से 0 काट दिए, 5 दूना 10 और 11 दूना 22, यानी 2 से ऊपर भी काट दिए 2 से नीचे भी काट दिए, तो अपना डाटा आया 5/11। और एक काहे दिए सर, क्योंकि हम धारा निकाले और धारा कैसा है, मात्रक एम्पियर होता है। एक आंसर आपका यहीं पर फाइंड हो गया। अब हम प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे और हम जानते हैं ओम के नियम से फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर होता है IR, और हमें रेसिस्टेंस चाहिए तो I को क्या करना पड़ेगा, V के बट्टा में भेजना पड़ेगा। वही तो बात किया हूँ, R बराबर स्पेशल R निकालने के लिए मैं इस I को V के बट्टा में भेज दिया, यानी V/I लिख दिया। और V का वैल्यू आपको दिया है ऑलरेडी कितना 220, तो मैंने 220 उतार दिया। I बोले तो धारा का मान 5/11 है, तो 5/11 दे दिए। यहाँ जो गुना होगा यानी 220 के नीचे में भी 1 है, तो हम लोग जानते हैं बट्टा के बट्टा कैसे गुना करते हैं। तो 220/5 है, 11 कूद के चला गया ऊपर, 5 से काटिएगा 44 मतलब में कट गया, 44 और 11 को गुना कीजिएगा तो 484 ओम आ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्लास 10th में कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि निम्न का सचित्र वर्णन करें। कहने का सेंस आपसे पूछ दिया जाएगा कि विद्युत बल्ब क्या है। विद्युत बल्ब आपको स्ट्रक्चर यानी इसका फोटो बनाना पड़ेगा, चित्र, और साथ ही साथ उसके बारे में व्याख्या देनी पड़ेगी कि बल्ब कैसे बनाते हैं, बनावट और बल्ब क्या है इनका भी डिफिनीशन देना पड़ेगा। विद्युत, उसके बाद है विद्युत हीटर क्या है, फिर विद्युत इस्त्री क्या है, विद्युत फ्यूज क्या है, टंगस्टन क्या और नाइक्रोम। कुल मिलाकर के हम 6 टॉपिक इसमें बताएंगे। सबसे पहला टॉपिक है अपना विद्युत बल्ब। कोई पूछा जाएगा, आपसे पूछेंगे कि विद्युत बल्ब क्या है, तो विद्युत बल्ब यह विद्युत धारा को उसमें प्रभाव को दर्शाता है। विद्युत बल्ब किसको दर्शाएगा, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को दर्शाता है। बल्ब के अंदर का जो चालक तार इतना गर्म हो जाता है, ये चालक तार है बल्ब के अंदर, इतना गर्म हो जाता है कि उससे प्रकाश निकलने लगता है, और यह एक प्रकार का किसके भांति कार्य करने लगता है, तो विद्युत लैंप के भांति कार्य करने लगता है। सीधा सीधा समझिए, विद्युत बल्ब एक ऐसा यंत्र कहा जाए, एक ऐसा मशीन इंस्ट्रूमेंट कहा जाए जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, यह भी कन्वर्सन आपसे पूछ दिया जाएगा कि किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और साथ ही साथ ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। जो 100 वाट का जब बल्ब जलाइएगा ना, तो आपको थोड़ा सा गर्मी अर्थात हीट भी प्रदान करेगा। इसकी बनावट को थोड़ा देख लेते हैं। विद्युत बल्ब जो है ना, कांच का बना होता है, उसके ऊपर शीशा लगा रहता है। पुराने ज़माने के बल्ब बता रहा हूँ, अभी भी मिलता है हालांकि वो 100 वाट वाला। हाँ, इसके अंदर टंगस्टन तार की ऐंठी हुई कुंडली रहती है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विद्युत बल्ब के अंदर क्या चीज़ की तार लगा रहता है, तो टंगस्टन तार का बना हुआ एक ऐंठी हुई कुंडली होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। आपसे पूछ भी दे कि फिलामेंट क्या है, तो विद्युत बल्ब के अंदर टंगस्टन तार की ऐंठी हुई कुंडली को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। इस फिलामेंट का जो गलनांक होता है ना टंगस्टन तार का, उसका गलनांक अर्थात काफ़ी अधिक होता है। कहने का सेंस 3000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। और बल्ब के अंदर से हवा निकाल कर क्या करते हैं, इसमें जो हवा रहता है उसको निकाल कर के इसके अंदर हम एक गैस भर देते हैं, इनर्ट गैस, जिसे हम अक्रिय गैस कहते हैं।
और अक्रिय गैस भरने के बाद क्या करते, उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती, क्योंकि हवा की उपस्थिति में फिलामेंट जो है ना, ये हवा की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती है और भंगुर हो जाता है, कहने का सेंस टूट जाता है, जिसे हम अपने नॉर्मल भाषा में कहते हैं फ्यूज हो गया ना, तार टूट जाता है, क्योंकि वो हवा उसमें जैसे ही चला जाएगा तो वो क्या ना रिएक्शन करके भंगुर हो जाएगा। और फिलामेंट को चालक तार से जोड़ दिया जाता है, इस फिलामेंट को जो होल्डर से जुड़ा रहता है। मूल रूप से हम बल्ब के बारे में समझ गए। एक बार फिर से बताया जाए सर, बल्ब में मेन रूप से आपको याद रखना है क्या है, टंगस्टन तार का बना हुआ एक ऐठीमी कुंडली होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। यह फिलामेंट इतनी गर्म हो जाती है जिससे आपको प्रकाश उत्पन्न करता है और यह एक लैंप के भांति कार्य करने लगता है। दूसरी बात, इसके अंदर जो हवा होता है उस हवा को हम लोग निकाल देते हैं। क्यों? यदि हवा बल्ब के अंदर रहेगा तो वो फ्यूज मतलब फिलामेंट यानी टंगस्टन तार से रिएक्शन करके उसको ऑक्सीकृत अर्थात भंगुर कर देगा, फ्यूज हो जाएगा। और उसमें हम लोग कौन सा गैस भर देते हैं? एक निष्क्रिय गैस भर देते हैं। ये ऐठीमी कुंडली जो है ना फिलामेंट को, इसको हम लोग होल्डर से जोड़ देते हैं ताकि उसमें करंट प्रोड्यूस हो सके। ये था आपका विद्युत बल्ब की कहानी। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत हीटर क्या है, तो हीटर के बारे में समझिए। यह भी एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कभी पूछ भी दिया जाएगा कि विद्युत हीटर क्या है, तो विद्युत हीटर कहने से का सेंस हीटर में करंट दीजिएगा तभी तो वो उष्मा ऊर्जा में बदलेगा, यानी गर्म होता है नहीं। तो उष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? उष्मा ऊर्जा में। और यह जूल हीटिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। इनकी बनावट की बात करूँ, इसमें धातु के आधार पर चीनी मिट्टी का एक चिपटी, यानी मान लीजिए यहीं पर हम एक चीनी मिट्टी का ऐसे करके चिपटी, ठीक है ना, चीनी मिट्टी का एक चिपटी प्लेट लगी रहती है जिसमें वक्राकार खांचे बने रहते हैं, है ना। ये वक्राकार खांचा देख रहे हैं ना, वक्राकार खांचे बने होते हैं। और इसमें तार जो होता है, ये वायर जो है ये किस चीज़ का बना है? निकेल और क्रोमियम का बना है। ये कुंडली फैली होती है। साथ ही साथ हीटर की कुंडली में जो धारा प्रवाहित करने से ये कुंडली क्या होती है? लाल हो जाती है, जो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है अर्थात उष्मा प्रदान करता है। ठंड के दिनों में आप लोग हीटर जलाते होंगे, देखते हैं ना कि हीटर एकदम लाल हो जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में भी कन्वर्ट कर रहा है वो। तो उम्मीद है कि आप विद्युत हीटर और विद्युत बल्ब दोनों को समझ लिए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल्ब और हीटर के बाद विद्युत इस्त्री और विद्युत फ्यूज को पढ़ेंगे, टंगस्टन नाइक्रोम में उन सबको देखेंगे। लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत इस्त्री को लिखते हैं। तो ये है अपना नेक्स्ट टॉपिक अर्थात विद्युत इस्त्री, यानी आयरन करने वाला मशीन को आप जानते होंगे। आयरन करने वाला मशीन कैसा होता है यानी ये करंट लेते हैं, विद्युत लेते हैं और गर्म होते हैं उसकी प्लेट, और हम लोग कपड़ा को क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। यानी मूल रूप से सीधा सीधा बात इसके बारे में आप जानते होंगे। या विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो उष्मा ऊर्जा में। जब ही प्लेट गर्म होगा तभी आपकी कपड़ा प्रेस होगा। यह एक ऐसा युक्ति है जो कपड़ों की झुर्रियों को क्या करता है? समाप्त करता है, ठीक है। और यह विद्युत ऊर्जा को उपयोग करके उष्मा ऊर्जा में बदलकर कपड़ों को इस्त्री की जाती है। इस हम विद्युत इस्त्रीकरण अर्थात इसको हम प्रेस मशीन भी कह सकते हैं। प्रेस कहने का सेंस कौन? कपड़ा प्रेस करने वाली मशीन कहा जाए, आयरन मशीन, ठीक है। बनावट देखिए, यह नाइक्रोम के पतली पत्ती की बनी होती है और अभ्रक की पत्ती पर नाइक्रोम का वायर क्या होता है? लपेटा रहता है। हालांकि हम नाइक्रोम का टॉपिक आपको लिखे हैं, स्पेशल आपको नाइक्रोम बताएंगे, नाइक्रोम क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो लपेटा होता है और तार से जब हम करंट प्रोड्यूस करते, धारा प्रवाहित करते, तो यह नाइक्रोम की तार गर्म हो करके लोहे की प्लेट को क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। और वही लोहे की प्लेट जब गर्म होती है तो कपड़े की झुर्रियों पर जब आप चलाते हैं, कपड़े पर चलाते हैं, तो कपड़ों की झुर्रियाँ क्या होती है? समाप्त हो जाती हैं। एक और टॉपिक है अपना विद्युत फ्यूज। हालांकि फ्यूज के बारे में आप जानते हैं, यही फ्यूज है। इसी फ्यूज को हम लोग क्या करते हैं? गुजेड़ देते हैं। कहाँ गुजेड़ देते हैं? जहाँ अपना बोर्ड वोर्ड लगा रहता है घर में। तो आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत फ्यूज क्या है? विद्युत फ्यूज एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है, जो विद्युत परिपथ को अतिरिक्त धारा से बचाता है। अर्थात आपके घर में जो करंट आ रही है, उसी करंट में अगर हाई वोल्टेज की करंट आ जाए तो हाई वोल्टेज की करंट को मैनेज करता है, यानी ये गल जाता है और आपके घर में रहे जो इंस्ट्रूमेंट लगा है, जब फ्रिज हो, बल्ब हो, पंखा हो, ये सब आपका बच जाएगा। बाकी अगर फ्यूज का इस्तेमाल अगर नहीं करते तो सबका सब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो वही टॉपिक हमको देखेंगे। विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ में एक्स्ट्रा बोले तो अतिरिक्त धारा से बचाता है। जब परिपथ में धारा की मात्रा अधिक हो जाती है तो फ्यूज पिघल जाता है, ठीक है, और परिपथ में टूट जाती है, जिससे बाकी उपकरण क्या होता है? आपका बच जाता है। यही फ्यूज है। कुछ फ्यूज की क्षमता को समझ लीजिए। जिस मान पर धारा प्रबल्य हो,
जिस मान पर धारा जैसे एकदम हाई लेवल पर वोल्टेज आ गया है ना, पहुंचते ही ये क्या होता है, फ्यूज गल जाता है, उससे हम फ्यूज की क्षमता कहते हैं। माने ऐसा मतलब वोल्टेज, ऐसा पावर, माने खूब वोल्टेज आ गया, एक ऐसी मात्रा जरूर होगी जहाँ पे आपका फ्यूज का वायर क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो जिस मान पर फ्यूज का वायर गल जाए वही क्या हो जाएगा, फ्यूज की क्षमता कहलाएगा। और भूलना नहीं कि फ्यूज को बनाने में हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो शीशा का इस्तेमाल करते हैं और टीन का। क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि शीशा कितना % होता है, तो 75%, वहीं टीन कितना % है, तो आपका 20% मिश्रण से बना होता है। ये है अपना फ्यूज और ये है अपना विद्युत स्थिरीकरण, बोले तो आयरन मशीन, कपड़ा प्रेस करने वाली मशीन। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 5वां टॉपिक अर्थात टंगस्टन और नाइक्रोम को। लिखते हैं टंगस्टन और नाइक्रोम को। तो ये है अपना अगला पॉइंट अर्थात 5वां, टंगस्टन और नाइक्रोम, इन दोनों को देखेंगे। और ये आपका 2-3 छोटे छोटे प्रश्न हैं जो परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है, इनको भी हम राइट करके आपको दे दिए हैं। सबसे पहले समझते हैं टंगस्टन के बारे में। यह कम ऊष्मा और अधिक प्रकाश देता है। टंगस्टन जो होता है वो आपको हीट कम देगा, लेकिन लाइट आपको क्या होता है, ज़्यादा देता है। और इसका प्रतिरोध जो होता है ना और गलनांक दोनों हाई होता है। रेसिस्टेंस भी टंगस्टन का ज़्यादा होता है और गलने की क्षमता भी इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इसका उपयोग हम लोग बल्ब और ट्यूबलाइट दोनों में करते हैं ताकि ये प्रकाश दे और हीट कम दे अर्थात गर्मी कम दे। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन तार का ही बना होता है। उन चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि और किस रूप में रहता है, ये कॉइलिंग फॉर्म में रहता है। जो मैंने बल्ब में आपको बताया रिंग रूप से होता है। किसी चीज़ को आप स्प्रिंग फॉर्म में बदल देते तो उसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। और ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि इस रूप में लगा रहता है जिससे कि उसका वायर का लंबाई बढ़ जाता है और लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। देखिए ये बारीकी क्वेश्चन है। छोटे छोटे बातों को अगर आप गौर से नहीं पकड़िएगा और नहीं पढ़िएगा तो आप जब रेलवे समथिंग कोई पेपर जाके दीजिएगा, यही से क्वेश्चन उठाता है, तार का लंबाई बढ़ जाने पर क्या बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ गया ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये आपको लगता होगा इतना आसान और चलो फालतू में इग्नोर कर दे, लेकिन यही चीज़ आपको पैनिक करेगा, दर्द देगा जब आपके परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। तो लेकिन आप अच्छे से समझे रहिएगा तो आपको काम देगा फ्यूचर में। खैर हम लोग बढ़ते हैं अब नाइक्रोम की ओर। नाइक्रोम के साथ उल्टी कहानी है। ये गर्मी आपको ज़्यादा देगा और प्रकाश कम देगा, दोनों में अंतर समझ लीजिए। टंगस्टन में क्या था, आपको प्रकाश ज़्यादा दे रहा था, हीट कम दे रहा था। और इसमें क्या, हीट ज़्यादा दे रहा है और लाइट कम दे रहा है, किसमें, नाइक्रोम का। और इसलिए इसका प्रतिरोध और गलनांक दोनों क्या होता है, इनका भी उच्च होता है। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हीटर में करते हैं, जो आपको बता दिए थे, हीटर जस्ट अभी बताए हैं। एक छोटा छोटा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, 4-5 प्रश्न को इस टाइप को हम देखेंगे कि विद्युत तार का उपयोग विद्युत ताप उपकरण में, विद्युत ताप माने टेम्परेचर बढ़ाने में हम लोग नाइक्रोम तार का क्यों उपयोग करते हैं। कारण ये है, नाइक्रोम तार का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि नाइक्रोम तार का जो प्रतिरोधक और गलनांक दोनों क्या होता है, उच्च होता है। साथ ही साथ यह उच्च तापमान पर भी आसानी से क्या होता है, ऑक्सीकृत नहीं होती है। हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीकृत नहीं होती है और यह विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है, आपको उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। सीधा सीधा समझ रहे हैं, नाइक्रोम क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। स्वाभाविक आपको उष्मा ही तो चाहिए। ठंड के मौसम में आप हीटर जलाते हैं तो उष्मा, गर्मी चाहिए ना, तो विद्युत से ही आपको गर्मी उत्पन्न होती है। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भर देते हैं। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है ताकि बल्ब के अंदर टंगस्टन तार का बना फिलामेंट हवा के ऑक्सीजन से क्रिया न करे। अगर बल्ब के अंदर अगर वो हवा से क्रिया कर जाएगा टंगस्टन, तो वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, यानी फ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए वहाँ से हवा निकाल करके उसके स्थान पर हम क्या भर देते हैं, तो निष्क्रिय गैस भर देते हैं। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विद्युत बल्ब के तंतु टंगस्टन तार का ही क्यों बनाए जाते हैं। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन तार का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि टंगस्टन तार का जो गलनांक होता है और प्रतिरोध जो होता है वो दोनों काफ़ी अधिक होता है। लगभग आपका एग्जाम में बड़े लेवल की परीक्षा में पूछ लिया जाए कि इसका गलनांक कितना होता है, तो 3419 डिग्री सेल्सियस होता है, जो हाई टेम्परेचर पर भी ये पिघलने से बच जाते हैं। 2-3 और प्रश्न हैं, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को लिखेंगे। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्यूज तार घरेलू विद्युत परिपथ में लगाए जाते हैं क्यों। माने घर में जो बिजली वायरिंग करते तो वहाँ फ्यूज तार क्यों लगाते हैं। तो इनके बारे में तो काफ़ी जानकारी आपको दे दिए कि फ्यूज तार को घरेलू विद्युत परिपथ में लगाए जाते हैं ताकि परिपथ और उसमें जो लगे उपकरण हैं उसमें अगर अत्यधिक करंट आ जाए, अत्यधिक धारा आ जाए, तो उन धारा से होने वाले नुकसान से, यानी उससे जो आपका सामान खराब होगा
उनसे बचा सके। इस वजह से क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज को लगाए जाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ में जब वो काम कर रहे होते हैं तो अपने हाथ में रबर के बने ग्लव्स का या जूता का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कारण ये है, तो इसका आंसर लिखेंगे विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ में जब कार्य कर रहे होते हैं तो अपने हाथ में रबर का ग्लव्स और या जूता का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि विद्युत शॉक का मतलब होता है शॉर्ट लगना, नहीं, विद्युत शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके, क्योंकि रबर जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, आपका कुचालक होता है। बड़ी सटीक आंसर है। वहीं पर समझ जाइए कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, लघु पतन इसको हिंदी में कहते हैं, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि लघु पतन क्या है। जब विद्युतमय तथा उदासीन तार न जिससे करंट जाता हो और एक होता है न्यूट्रल वायर, जब दोनों आपस में क्या हो जाए, सट जाए, माने संपर्क में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में एक परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है और उनसे अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट कहते हैं। फिर से एक जिंदा तार होता है, एक उदासीन तार होता है, दोनों तार अगर आपस में सट गया तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, शून्य हो जाएगा और इतना धारा बहने लगेगा एक वायर से जिससे क्या हो जाएगा, अत्यधिक धारा बहने के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाती है। इसी को हम लघु पतन कहते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है कि अतिभारण क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में काफ़ी समझते हैं बट हिंदी में नहीं समझते ना। कहते तो ओवरलोडिंग यानी लोड बढ़ गया नहीं कहता है, तो ओवरलोडिंग क्या है, ओवरलोडिंग के बारे में समझिएगा। अतिभारण के बारे में, यह एक ऐसी स्थिति है जब किसी विद्युत परिपथ में ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगती है ना, तो परिपथ के तार गर्म कर सकती है, यानी जब ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगे तो परिपथ में वायर क्या होगा, ज़्यादा हॉट हो जाएगा, बोले तो गर्म हो सकती है और आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति को हम ओवरलोडिंग या अतिभारण कहते हैं। एक स्टार याद रखिएगा, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 30,000 ओम के बराबर होता है लगभग, और 1 कैलोरी ऊर्जा यानी 1 कैलोरी ऊर्जा जो होता है कितने जूल के बराबर होता है, 4.2 जूल के बराबर होता है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और वो है आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, ठीक है, कि खतरा की स्थिति में कैसे, मतलब बिजली वायरिंग जब होती है वहाँ खतरा होने का क्या स्थिति है और इस खतरा से बचाव का क्या क्या कंडीशन है। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत से खतरा होने का कारण और बचाव के उपाय को लिखें। यानी विद्युत से कैसे, मतलब किस वजह से विद्युत होती है का खतरा होता है और इससे हम लोग क्या क्या बचाव करेंगे। सबसे पहला है कि घरों के विद्युत परिपथ में निम्नलिखित कारणों से खराबी होती है ना। घर का विद्युत परिपथ अगर खराब हो गया तभी तो मान लीजिए कि खतरा उत्पन्न होगा ना। तो सबसे पहला है कि ढीला संयोजन, अगर तार का संयोजन आपका ढीला है इस वजह से घरों में विद्युत उत्पन्न होने की मतलब खराबी, मतलब खतरा हो सकता है। दूसरा नंबर, स्विच कभी कभी खराब होता है, स्विच को जाइएगा टिपने के लिए, स्विच में मान लीजिए तार निकला हुआ रहेगा तो हाथ में तो झटका आ सकता है, यह भी एक खतरा को दर्शाता है। संयोजन तार क्या होता है, धीरे धीरे पुराना हो जाता है। जो तार आप जोड़े हुए हैं बल्ब वगैरह समथिंग, ये सब तार क्या हो जाता है, आपका ओल्ड हो जाता है, पुराना। ऐसी स्थिति में भी खतरा उत्पन्न होता है। साथ ही साथ जब भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होती है अर्थात लघु पतन और अतिभारण होती है, ऐसे कारण में भी घरों में देखिएगा या कहीं भी चिंगारी उत्पन्न होता है, यह भी विद्युत डेंजरस को दर्शाता है। और नेक्स्ट है उपकरण का खराबी होना, कुछ बल्ब या कुछ फ्रिज या ऐसे कुछ भी आपका क्या कहा जाए, आप विद्युत इंस्ट्रूमेंट जो भी है वो चीज़ अगर ख़राब हो जाए, वहाँ शॉर्ट सर्किट लगने लगे, ऐसी स्थिति में भी क्या है, खतरा उत्पन्न हो सकता है, आग लगने की संभावना बढ़ सकती है। वहीं संयोजित तार खुला रह जाना ना, जब आपका तार कभी कभी नंगा रह जाता है, वहाँ भी कोई बच्चे या कोई भी छू देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी डेंजरस हो सकता है, खतरा हो सकता है। आते हम लोग इसकी बचाव की ओर। खतरा से बचने के उपाय को लिखिए, तो इनके उपाय निम्नलिखित हैं। किसी भी प्रकार से खतरा होने पर सबसे पहले आपका जो मेन स्विच है उस स्विच को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आपका पूरे घर की वायर की बिजली क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचने की संभावना है। वहीं स्विच और अन्य जोड़ों पर संयोजन कैसा होना चाहिए, जहाँ स्विच लगा है या कहीं वायर का जोड़ किए हैं वहाँ भी टाइट होना चाहिए या टेपिंग अच्छी से होनी चाहिए। तीसरी पॉइंट है संयोजन तार विद्युत रोधी पदार्थ से ढका हुआ रहना चाहिए, यानी जिस तार से करंट जा रहा है उस तार के ऊपर अच्छी प्लास्टिक की कवर होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा हाई क्वालिटी का वायर लेना चाहिए ना, पिघले ना ही। लास्ट है अपना, विद्युत उपकरण का प्रयोग करते समय भूतार का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भूतार का उपयोग जब कीजिएगा तो आपके ऊपर क्या है ना, कभी कभी मौसम ख़राब हो जाए तो ठनका जिसको कहते हैं ठनकना, यानी ऊपर से जो बिजली कड़क करके नीचे गिरेगा
तो क्या है ना, खतरा उत्पन्न हो सकता है। उम्मीद है आप इन पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, और आज यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, चौथा चैप्टर जिसका नाम था विद्युत। अब हम लोग 5वें चैप्टर को पढ़ेंगे जो आपका चुंबक से रिलेटेड चैप्टर होगा। और मैं एक बात का सूचना देना चाहता हूँ, पहला चैप्टर से लेकर के जो हम छठा चैप्टर तक फिजिक्स में पढ़ाएंगे, इन सभी चैप्टर का आपका न्यूमेरिकल बाकी है, मुझे पता है, क्योंकि कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि आप मुझे न्यूमेरिकल सर नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ थ्योरी बताते जा रहे हैं। तो हम न्यूमेरिकल का अलग सेशन रखेंगे। अगर इसमें बताऊं न्यूमेरिकल तो समझने की संभावना ज़्यादा रहेगी, बात सही है, बट क्या ना, अगर स्पेशल आपका न्यूमेरिकल रखेंगे ना तो आपको फास्ट में समझ में आ जाएगा। एक दिन में मान लीजिए हम पहला चैप्टर का न्यूमेरिकल, फिर दूसरे चैप्टर का, ऐसे करके न्यूमेरिकल देंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, आपके बातों को ज़रूर संज्ञान में लिया जाएगा। तो इन्हीं विषय बिंदु के साथ आज ये चौथा चैप्टर हम विदा कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। हम लोग 5वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हम लेते हैं विदा आप सभी से। गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।